हे गाइस, संजीव हियर। वेलकम टू द सिल्वर स्क्रीन 2.0। और आज मैं डिवाइन पर्सपेक्टिव का 6th पार्ट एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। गाइस, मेरी वीडियो का जरा सा भी पसंद आ रही है तो प्लीज मेरी एक छोटी सी मदद जरूर कर देना। मेरी वीडियो को बस अपने एक दोस्त से शेयर जरूर कर देना। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो गाइस, पिछले पार्ट के आखिर में हम सभी लोगों ने देखा था जब यान भैया और मास्टर फैंग के वार एक दूसरे से टकराते हैं, तब उसके इम्पैक्ट से आसपास मौजूद सभी लोग दूर फेंक जाते हैं। दोनों ही इस हमले से बुरी तरह से घायल हो चुके थे और जब उन दोनों की लड़ाई रुकती है तब कुछ ही देर बाद अपने यान भैया घुटनों पर आ जाते हैं और खून की उल्टियां करने लगते हैं। लेकिन ऐसा दिखने में लग रहा था क्योंकि अगले ही पल मास्टर फैंग को कुछ एहसास होता है और एक धम की आवाज के साथ वो जमीन पर गिर जाते हैं। बुढ़े फैंग को यकीन नहीं हो रहा था कि वो एक बच्चे से हार गया। असल बात तो ये थी कि मास्टर फैंग यान भैया से काफी ज्यादा ताकतवर थे, लेकिन यहाँ पर बात कुछ अलग थी। सबकी अपनी अपनी कमजोरी होती है और भले ही मास्टर फैंग बहुत ज्यादा ताकतवर थे, लेकिन उनकी भी एक कमजोरी थी। और अपने यान भैया ने अपने इन यान आइज से ना ही से उनकी कमजोरी, उनके हर एक मूव को नोटिस कर लिया था, जिस वजह से अपने यान भैया ने सीधा अपनी एनर्जी से उस बुढ़े के कमजोर हिस्से पर ही वार कर दिया था। इसी कारण बुढ़ा एक ही बार में पूरी तरह से धराशायी हो जाता है। लेकिन ये बुढ़ा था आस्तीन का सा, वो भी इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला था। यान भैया इस बारे में पूछताछ कर ही रहे थे कि उस बुढ़े को क्या लूफी ने भेजा है, लेकिन अगले ही पल बुढ़ा उसके ऊपर गन तांग देता है। गन देखते ही वो पूरी तरह से अलर्ट हो जाता है, लेकिन बुढ़े की बदकिस्मती थी कि उसकी गन चलती उससे पहले ही उसके हाथ पर एक दूसरी गोली चल जाती है। बुढ़े पर गोली चलाने वाली एक लेडी ऑफिसर थी जो भला की खूबसूरत थी। बहरहाल उसके साथ आए हुए पुलिस कांस्टेबल के लोगों ने मास्टर फैंग और उसके लोगों को कैद कर लिया, जिसके बाद वो लेडी अपने यान भैया के पास आती है और बड़ी प्यार से कहती है, इस हथकड़ी को तुम खुद पहनो या मैं पहनाऊं। थोड़ी देर बाद अपने यान भैया उस लेडी ऑफिसर के साथ इंट्रोगेशन रूम में होते हैं। अपने भैया की पूरी आईडी पढ़ने के बाद जब वो अपने भैया से कंफर्मेशन मांगते हैं तब अपने भैया बत्ती सी दिखाते हुए कहते हैं, मैं एक अच्छा नागरिक हूँ, प्लीज आप मुझे जाने दीजिए। ये सुनते वो लेडी ऑफिसर तुरंत उन्हें फटकार लगाती है और उनके बड़ी पास आ जाती है और कहती है, अच्छा नागरिक, कुछ दिनों पहले तुम ब्रदर कोई और उसके लोगों के साथ जो हाथापाई कर रहे थे उसके बारे में क्या? तो फिर से अपने भैया मासूम बनते हुए कहते हैं, लेकिन वही लोग तो थे जो मुझे मारने आए थे और मैंने बस अपना बचाव किया। भले ही वो इस चीज को बड़ी मासूमियत से बोल रहे थे, लेकिन उनकी नजर तो मैडम के बड़े बड़े संतरों से हट ही नहीं रही थी। तब मैडम फिर से उसे फटकार लगाती और कहती है, तुमने जिन्हें मारा उनमें से 30 तो कोमा में चले गए और ब्रदर कोई बहुत ही बुरी तरह से घायल है। इतना कहते ही मैडम अपने यान भैया को कॉलर से उठा लेते और गुस्से से उससे पूछते हैं, क्या तुम किसी अंडरकवर ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हो या फिर कोई स्पेशल फोर्स के मेंबर? जल्दी बताओ, नहीं तो। मैडम तो अपने यान भैया से पूछ रहे थे, लेकिन इस दौरान अपने टर्की भैया को मौका मिल जाता है मैडम के बड़े बड़े संतरों को बड़ी पास से निहारने का। लेकिन इस बार मैडम जिस चीज को नोटिस कर लेती है, इसलिए वो गुस्से से अपने पैर से यान भैया के अखरोट को निशाना बनाती है। यान भैया किसी ना किसी तरह उसके बार से तो बच जाते हैं, लेकिन उनके इस मूव से उनके कई सारे रहस्यों का खुलासा हो जाता है। इस वक्त तो मैडम गुस्से से बावला हो चुकी थी, इसलिए वो गुस्से से अपने यान भैया के थोबड़े पर धरके दे देते हैं। मैडम के इस मुक्के से यान भैया का तो पूरा सिस्टम ही हिल जाता है, लेकिन मैडम का गुस्सा अभी तक शांत नहीं होता, इसलिए वो यान भैया की अच्छी खासी कुटाई करने के लिए उसी की तरफ बढ़ने लगते हैं। अपना हीरो उन्हें समझाने की बहुत कोशिश करता है कि उन्होंने उनका कुछ भी नहीं देखा। वो कहते हैं, अरे मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने नहीं देखा कि तुमने पिंक लेस पैंटी पहनी हुई है। और बस इतना सुनते ही मैडम का गुस्सा आपे से बाहर हो जाता है। वो फिर से अपने यान भैया के मुखड़े पर धरके दे देते हैं
तभी अपने भैया की किस्मत चमकती है और बाहर एक कांस्टेबल आ जाता है, जिसके दौरान अपने भैया मैडम के मार से बच जाती है। तभी कांस्टेबल बताते हैं, मैम डिप्टी हेड आए हैं, वो मास्टर फैंग और उसके सभी क्रिमिनल्स को छुड़ाने आए हैं। ये सुनकर मैडम अपने भैया को छोड़कर वहां से जाने लगते हैं, लेकिन मैडम जी इतनी आसानी से अपने भैया को नहीं छोड़ती। उनके कहते ही वो कांस्टेबल अपने भैया को किसी खरगोश की तरह उठा लेते और वहां से ले जाने लगते हैं। वह दूसरी तरफ दो बूढ़े एक साथ खुशी खुशी बात कर रहे थे। इनमें से तो एक बुढ़ा फैंग था और दूसरा था डायरेक्टर डेपुटी, जिसके सर पर आधा चांद दुख चुका था। ऑफिस में एंटर करते लेडी ऑफिसर कहती है, माफ कीजिएगा डायरेक्टर, हमें मास्टर फैंग के पास बहुत सारे हथियार मिले, हमें शक है कि ये किसी इनलीगल काम के साथ जुड़े हुए हैं। यह सुनकर डेपुटी बुड्ढा बड़ी रुआब से कहता है, तुम बिना किसी सबूत के बात मत करो। फैंग एक बहुत ही अच्छा और ईमानदार बिजनेसमैन है और वो फायर आर्म्स उनके बॉडीगार्ड्स के हैं, जिसमें कुछ भी इलीगल नहीं है, इसलिए जल्दी से जल्दी उन्हें छोड़ दो। उनका मेन टारगेट तो ये बच्चा था और कोई नहीं। इतना बोलते ही दोनों बुढ़े शैतानों की तरह अपनी बत्ती सी फाड़ कर हंसने लगते हैं। लेडी ऑफिसर कुछ बोलने की कोशिश करते, लेकिन बुढ़ा डेपुटी उसे कुछ बोलने का मौका ही नहीं देता और बाकी सभी ऑफिसर से अपने भैया को जेल में डालने का ऑर्डर देता है, जिसे सुनते ही अपने भैया बड़ी सभ्य तरीके से कहते हैं, डायरेक्टर डेपुटी, आपको सोच लेना चाहिए कि आप सच में ये करना चाहते हैं। इतना कहते ही एन भैया किसी को अपनी लोकेशन सेंड कर देते हैं। वह दूसरी तरफ डेपुटी बुड्ढा अपने भैया की बातों को जरा सा भी भाव नहीं देता। बुड्ढा तो अपने भैया को कोई ऐरा गहरा नत्थु खैरा समझने लगता है और फिर से बाकी ऑफिसर्स को ये एन भैया को कैद करने का ऑर्डर देता है। लेडी ऑफिसर उन सभी को रोकने की बहुत कोशिश करता है और कहता है, मुझे इस ऑपरेशन का इंचार्ज बनाया गया है और मुझे ये ऑर्डर पब्लिक सिक्योरिटी के मिनिस्टर से मिली है। पब्लिक सिक्योरिटी के मिनिस्टर का नाम सुनते सभी अपनी जगह पर रुक जाते हैं। जिसके बाद फिर से बुढ़ा डेपुटी और लेडी ऑफिसर के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है और लेडी ऑफिसर फिर से मास्टर फैंग को कैद करने का ऑर्डर देता है। अब दो तरफ ऑर्डर सुनकर बेचारे पुलिस वालों का दिमाग पूरी तरह से फ्यूज हो जाता है। उन्हें समझ में नहीं आता कि आखिर माने तो किसका ऑर्डर माने। पुलिस वालों को कुछ ना करते देख डेपुटी बुड्ढा तो गुस्से से बावला हो जाता है और वो लेडी ऑफिसर को नौकरी से निकालने की धमकी देने लगता है। लेकिन तभी वहां पर 3 लोग एंटर करते हैं। ये थे यूनर, बीमो भाई और उनके साथ थे एक और बंदे जिनका नाम था तैन हबीम। ये कोई ऐसे वैसे बंदे नहीं थे, ये थे मेयर के बेटे। यूनर और बीमो भाई को देखकर अपने यैन भैया बहुत ही ज्यादा खुश थे, लेकिन उन्हें छोड़कर वहां पर मौजूद सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। सभी लोग आपस में फुसफुसाने लगते हैं, क्या सच में इस बच्चे को बचाने के लिए इतने बड़े बड़े लोग आए हैं? आखिर ये बच्चा है कौन? दोनों बुड्ढे के भी तोते उड़े हुए थे। तभी हवीन भाई उन दोनों के पास आते हैं और कहते हैं, मैंने सुना है कि कोई मेरे भाई को परेशान कर रहा है। इतना सुनते ही डेपुटी बुड्ढा तुरंत किसी गिरगिट की तरह रंग बदल लेता है और बड़ी प्यार से कहते हैं, नहीं नहीं सर, आपको कोई गलतफहमी है, सब तो लॉ के मुताबिक ही हो रहा है। इतना सुनते ही भीमू भाई के हाव ही बदल जाते हैं। वो गुस्से से कहता है, अबे साले बुड्ढे, फैंग अंडरवर्ल्ड का लीडर है और तू उसे बचा रहा है, जरा समझाएगा ये किस तरह का कानून हुआ? ये सुनते ही डेपुटी बुड्ढा भी सत्ते में आ जाता है और वो तुरंत कहता है, आप बिना सबूत के मुझ पर कोई इल्जाम नहीं लगा सकते हैं। तभी हवीन भाई भी एक हल्की सी मुस्कान देता है और कहता है, सबूत? अच्छा तो तुझे सबूत चाहिए? इतना कहते ही वो किसी को फोन लगाते और कुछ ही मिनट बाद एक बंदा उस पुलिस स्टेशन में आ जाता है, जिनके हाथों में डेपुटी बुड्ढे के काले कारनामों के कच्चे चिट्ठे थे, जिसे देखकर डेपुटी बुड्ढे के होश उड़ जाते हैं। कमरे में आते ही वो बंदा सीधा उस दस्तावेजों को डेपुटी बुड्ढे के मुंह पर पटक देता है और कहता है, तुमने आज तक जो काले कारनामे किए हैं उसकी वजह से तुम्हें सस्पेंड किया जाता है, बहुत जल्दी तुम्हें इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। इतना सुनते ही बुड्ढे को तो लगता है कि उसकी पूरी की पूरी दुनिया अब उजड़ चुकी है। तभी बुड्ढा फैंग पास से बड़ी धीरे से कहता है, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। इतना सुनते ही डेपुटी बुड्ढे के सबर का बांध टूट जाता है और वो अपना सारा गुस्सा फैंग पर उतार देता है। उन दोनों को ऐसे कुत्ते बिल्ली की तरह झगड़ते हुए देख दोनों पुलिस वाले तुरंत उन्हें अलग करते हैं और आखिरकार सब कुछ निपट जाने के बाद थोड़ी सी चेकिंग के बाद अपने यान भैया को भी जाने दिया जाता है। पुलिस स्टेशन से निकलने के बाद वो चारों सीधा एक पब में जाते हैं, जहाँ पर वो सभी मिलकर एक दूसरे को अच्छे से जानने पहचानने लगते हैं। तभी अपना हीरो हवीन भाई को अपनी मदद के लिए उन्हें थैंक यू बोलता है। हवीन भाई भी सिर हिला देते हैं
तब बीमो भाई बोलते हैं, तुम्हें सबसे ज्यादा शुक्रिया तो यूनर का होना चाहिए। यूनर ने अपने फैमिली कनेक्शन की वजह से तुम्हें तुरंत ही छुड़ा लिया। तभी एन भैया यूनर के बड़ी पास आ जाते और बड़ी प्यार से कहते हैं, यूनर के साथ मेरा जो रिश्ता है उसके लिए मुझे यूनर को थैंक यू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं। इतना सुनते यूनर भी शर्म से पानी पानी हो जाती है। वो तुरंत अपने भैया को अपने से दूर हटा देती है। इसके बाद थोड़ी सी मजाक मस्ती के साथ उनकी वो शाम बहुत ही अच्छी गुजरती है। लेकिन अंत में अपने यान भैया देखते कि पीते पीते सभी की हालत पूरी तरह से खस्ता हो जाती है। लेकिन वो एकदम से सही सलामत थे। उन्हें समझ में आ जाता है कि ये उनकी कोई रिफाइनिंग तकनीक की वजह से था। बीमो भाई भी थोड़े से होश में थे, इसलिए वह भी इन भाई को लेकर वहां से जाने लगते हैं और यूनर को पूरी तरह से अपने यान भैया के ऊपर छोड़ देते हैं। लेकिन जाते जाते बीमो भाई अपने हीरो को गुड लक बोल जाते हैं और कहते हैं, ओ भाई आज तो झंडे गाड़ी देना। ये सुनकर अपने भैया भी बेचारे कुछ बोल नहीं पाते। तभी वो देखते हैं कि पसीने से तरबतर यूनर कुछ बड़बड़ा रही है। वो धीरे से कहती है, सो हॉट। यूनर को बीच रास्ते में अपना लगाम छोड़ते देख अपने भैया के तो खड़े हो जाते हैं। लेकिन वो किसी न किसी तरह से अपने आप को संभाल लेते हैं और तभी अचानक यूनर उन्हीं के ऊपर उल्टी। थोड़ी देर बाद वो दोनों एक होटल के कमरे में होते हैं जहाँ पर यान भैया ने बात लेकर अपने आप को पूरी तरह से फ्रेश कर लिया था। उनकी नजर यूनर पे पड़ती है जो सोते हुए बहुत ही प्यारी लग रही थी। किसी का भी उसे देखकर दिल पिघल जाए। फिर से यूनर कुछ बड़बड़ाने लगती है। वो फिर से कहती है, सो हॉट। और इतना बोलते वो अपने ऊपर से चादर को हटा देती है, जिसे देखकर तो फिर से अपना भैया के खड़े हो जाते और उनके दिल में फूल खिलने लगते हैं। इसके बाद तो वो अपने मुंगेरी लाल के हसीन सपनों में खो जाते हैं। वो सोचने लगते हैं कि आज के बाद मैं फर्जी नहीं रहूंगा। लेकिन भाई साहब, शायद ऊपर वाले ने अपने भैया की इस बात को सुन लिया था और अपने भैया की पवित्रता को भंग करने का उनका जरा सा भी मूड नहीं था। इसलिए अगले ही पल यूनर मुड़ती है और उसकी टांग सीधा अपने भैया के अखरोट पर लग जाते हैं। कच करके अंडे टूटने की आवाज आती है और अपने बेचारे भैया की तो बहुत ही दयनीय हालत हो जाती है। आज उन्हें पता चला कि अंडे टूटने का एहसास क्या होता है। लेकिन ऊपर वाला अभी तक उन पर रहम नहीं करता, क्योंकि अगले ही पल यूनर का फोन जोर जोर से बजने लगता है। बहुत जद्दोजहद के बाद जब यान भैया यूनर का फोन उठाती है, तब दूसरी तरफ ग्रैंडपा यानी कि एल्डर जू होते हैं। अपने भैया की आवाज सुनते ही एल्डर जू बोलते हैं, ओ यान तुम हो, बहुत अच्छे, मैं तुमसे बहुत समय से मिलना चाहता था। वो ऐसा बोल ही रहे थे, लेकिन अगले ही पल उन्हें कुछ एहसास होता है और वो चिल्ला कर पूछते हैं, अबे इतनी रात को यूनर का फोन तेरे पास क्या कर रहा है? वो एल्डर जू को शांत करवाते हैं और कहते हैं, शांत हो जाइए एल्डर जू, वो अभी सो रही है। बुड्ढे की सोच की गाड़ी और ज्यादा आगे बढ़ती, इससे पहले यान भैया उन्हें सब कुछ समझा देता है। आखिरकार जब एल्डर जू अपना फोन रखते तब जाकर अपने यान भैया चैन की सांस लेते हैं। जिसके बाद देखते ही देखते रात का अंधेरा जाते ही दिन का उजाला आ जाता है। अपना हीरो तो बड़े आराम से सो रहा था, लेकिन अगले ही पल उन्हें यूनर की चीख सुनाई देती है और चीख ऐसी कि पूरा का पूरा मोहल्ला जग जाए। अपना हीरो उससे पूछता है, अबे बात क्या है? लेकिन बदले में यूनर उनकी कनपट्टी पर धर के एक दे देती है। वो कहती है, शैतान कही कि जब मैं नशे में थी तब तुमने मेरा फायदा उठाया, मैं और जीना नहीं चाहती। तभी अपने भैया उसके इमोशन पर ब्रेक देते हैं और कहते हैं, अबे मैंने तेरा कोई फायदा नहीं उठाया, मैं उस तरह का लड़का बिल्कुल भी नहीं हूँ। लेकिन इस बात को सुनकर भी उस फटी बांसुरी का मुंह बंद नहीं होता। वो फिर से बजने लगती है। वो रोते बिलखते हुए कहती है, लेकिन तुमने मुझे छुआ और तुमने मेरा सब कुछ देख लिया। तभी यान भैया फिर से उसे ब्रेक लगाती है और कहती है, अरे हाँ, मैंने तुम्हारे कपड़े बदले लेकिन लाइट्स बंद करके, और मैंने तुम्हारा कुछ भी नहीं देखा। तभी यूनर उनसे पूछती है, क्या तुम सच बोल रहे हो? अपने भैया हाँ में से हिला देती है। लेकिन तभी अचानक यूनर फिर से उनके कनपट्टी पर धर के एक दे देती है और चिल्ला कर कहती है, अबे गोचूराम, तुझे पता है तूने कितना बड़ा मौका गवा दिया? और अब बस अपने हीरो की तो बोलती बंद हो जाती है। बस एक रात में इस लड़की ने अपने हीरो का हाल किसी पिटे हुए सुअर जैसा कर दिया। अब पता नहीं अगर सारी जिंदगी उनके साथ रही तो क्या होगा।
बहरहाल अपने भैया किसी न किसी तरह से दरवाजे से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन यूनर उसे तुरंत रोक देती है और कहती है, मेरे पूरे बॉडी को देखने के बाद तुम कहाँ भागे जा रहे हो। यूनर को इस रूप में देखकर अपने भैया की तो पतलून ढीली हो जाती है। तभी यूनर एक अलग ही पोज में बैठ जाती है, और सच बताओ तो इस पोज में वो बेहद ही हॉट लग रही थी। वो अपने भैया से पूछती है, क्या सच में तुम्हारे दिमाग में कुछ नहीं आया था। यान भैया तुरंत नाम में सिर हिला देती है, और तब जाकर यूनर अपने भैया को जाने देती है। उस पागल से पीछा छुड़ाने के बाद आखिरकार यान भैया चैन की सांस लेते हैं। बीच रास्ते में उन्हें हवीन भाई दिखते हैं। वो उनके साथ अपने बहन के ऑफिस जाने लगते हैं, जिससे वो अपने बहन को पिक कर सके। वो बहुत ज्यादा खुश थे कि ऑफिस के सारे लोग अब उसे इज्जत की नजरों से देख रहे हैं। लेकिन जब अपने भैया ऑफिस के अंदर जाते हैं और वहां का नजारा देखते हैं, तब एक ही पल में उनकी वो खुशी भयंकर गुस्से का रूप ले लेती है। गाइस आज के लिए इतना ही, इससे ज्यादा तो मैं आपको सुना नहीं पाऊंगा। गाइस मेरी वीडियो अगर आपको जरा से भी पसंद आती है तो प्लीज मेरी एक छोटी सी मदद जरूर कर देना। मेरी वीडियो को बस अपने एक दोस्त से शेयर जरूर कर देना। लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर मेरी एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई तो। एंड एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।